हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं एक ACC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और एक्सेल, टैक्स और SAP की टीचिंग भी करता हूँ। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे, पहले हमने इनकम टैक्स सारा डिस्कस किया कि इनकम टैक्स क्या चीज़ है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सेल टैक्स हमने सीखा कि इनकम टैक्स में हमने डिडक्शन कैसे करनी है, डिफरेंट सेक्शन हमने पढ़े, उसकी हमने पेमेंट कैसे करनी है और मंथली स्टेटमेंट कैसे फाइल करनी है। सेम हमने सेल टैक्स में देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द सेल टैक्स, how to adjust the carry forward input tax, how to file the Nextjet I, how to file the Nextjet A and how to file the Nextjet C, how to file the Nextjet B यानी कि import। और उसके बाद हमने देखा कि इनको अपलोड करने के बाद हमने इसकी सबमिशन प्लस जो Nextjet J यानी कि डिफरेंट Nextjet थे जो स्टॉक से रिलेटेड थे, सारी चीज़ें हमने देखी कि मंथली बेसिस पे हमने उसको कैसे एडजस्ट करना है। अभी ये लास्ट क्लासों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमने इनकम हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि अभी हमने एनुअल सेल टैक्स रिटर्न और एनुअल एम्प्लॉयर स्टेटमेंट ये भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मीनवाइल अभी हमने डिस्कस आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइल द एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। एक एग्जांपल जो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि किस बंदे ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो सैलरी इंडिविजुअल्स, बिजनेस इंडिविजुअल्स, यानी कि सैलरी इंडिविजुअल ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, बिजनेस इंडिविजुअल है, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, AOP है तो उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, अगर वो कंपनी है तो हम उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इन तीन चीज़ों को हमने इनकम टैक्स में सीखा था कि दिस इज देयर कार्ड अदर देन कंपनी, और ये क्या है कंपनी, यानी कि टैक्स में अगर कोई डिस्कस करता है कि जी व्हाट इज़ द अदर देन कंपनी, तो आपके ज़हन में पूरी चीज़ें आएंगी सैलरी इंडिविजुअल, बिजनेस इंडिविजुअल या AOP। तो एक एग्जांपल जो एनुअल इनकम टैक्स सबसे एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में सैलरी इंडिविजुअल, सबसे पहले जो आज की क्लास में डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि सैलरी इंडिविजुअल की हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। सो सैलरी इंडिविजुअल के केस में दो रिटर्न जो आपने फाइल करनी है, दो बेसिकली सेक्शंस हैं जिनको हम आज देखेंगे। सैलरी रिटर्न में 114 यानी कि एक सेक्शन है, इसमें क्या है रिटर्न ऑफ इनकम, और दूसरा सेक्शन क्या है 116 यानी कि इनकम डिक्लेयर करनी है। इनकम रिटर्न ऑफ इनकम में क्या है कि सारे साल में हमने जो सैलरी ली उसको डिक्लेयर करना है हमने, ठीक है। उसके बाद आता है 100 यानी कि 114 और 116, ये रिटर्न ऑफ इनकम है कि पूरे साल में जो आपकी सैलरी थी, जो आपकी इनकम थी, उसको हमने शो करना है, यानी कि रिटर्न इसको हम बोलेंगे, यानी कि जिसमें हमने सैलरी को शो, अपनी इनकम को शो करना है, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे 114। कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हाउ टू फाइल द रिटर्न, तो आप ये बताएंगे कि दो तरह के जो फॉर्म है वो हमने फिल करनी है, 114 और 116 है। 114 में हम अपनी इनकम शो करेंगे और 116 क्या है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि यहाँ पे आपने अपनी एसेट डिक्लेयर करने हैं, जो भी आपकी वेल्थ है, जो भी आपके नाम पे चीज़ें हैं, जो भी आपके पास कैश इन हैंड है, जो भी आपके पास जो भी आपके एसेट्स है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये डायरेक्टली लिंक है, यानी कि यहाँ पे जो इनकम होगी वो यहाँ पे इनफ्लो होगा और सारे जो खर्चे हैं वो यहाँ से माइनस करेंगे, यानी कि अपनी वेल्थ में से माइनस करेंगे। तो एक एग्जांपल जो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि रिटर्न ऑफ इनकम बनने से पहले आपने वेल्थ रिकन्सिलेशन भी करनी है। कि अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि उसमें रिकन्सिलेशन कैसे इसको कैसे यानी कि फाइल करना है। तो सबसे पहले मैं जो ओवरव्यू आपको दूँ कि जो दो फॉर्म मैंने आपको बताए हैं वो आपके ताकि ज़हन में रहे कि हमने एट द एंड जाकर उनको क्या करना है, यानी कि हमने आईआरएस के ऊपर, ये एक आईआरएस है, आईआरएस की वेबसाइट पे जाके मैंने अपना यूज़र नेम और लॉगिन ये को जब एंटर किया तो मेरे सामने ये होम पेज आ गया, ये होम पेज है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है, यानी कि मैं चीज़ें डिक्लेयर करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद ये लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ इनकम 5 वॉलंटरी फॉर कंप्लीट ईयर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यानी कि यहाँ पे मैं अपना इनफ्लो दिखाऊंगा सारे का सारा जो मेरी इनकम आई है। उसके बाद आता है ये लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो ये मैं क्या करूँगा कि स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जो मेरी वेल्थ है, जो मेरे एसेट्स हैं वो यहाँ पे हम शो करेंगे। तो ये दो फॉर्म हम लेटर ऑन देखेंगे कि यहाँ पे आके मैं बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हम चीज़ अभी स्टार्ट में करने लगे हैं कि जो हम एक्सेल के ऊपर हमने इसकी वर्किंग कैसे करनी है, यानी कि एक्सेल पे चीज़ें कंप्लीट करने के बाद रिकन्सिलेशन करने के बाद हमने रिटर्न के ऊपर आना है। तो सबसे पहले हम जो भी हमने डिस्कस किया है कि हमने सैलरी इंडिविजुअल को डिस्कस करना है।
तो सैलरी इंडिविजुअल के केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ये सैलरी सर्टिफिकेट लेते हैं और उसकी बेस पे रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन 100% इसमें एक्यूरेसी नहीं है, यानी कि कंप्लीटनेस नहीं है। कोई चीज़ रह सकती है, मे भी कोई सैलरी, कोई बोनस, ऐसी चीज़ें जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिली है तो आपके बैंक में आ रही होंगी। तो सबसे ज़रूरी जो प्रेफरेंस तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है कि एक एक चीज़ जिसमें सामने चीज़ें आती हैं वो क्या है कि आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी लेनी है। यानी कि जुलाई से, अगर यहाँ पर आप देखें तो एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है कि जुलाई से यानी कि टैक्स ईयर 2018 के हम रिटर्न फाइल करने लगे हैं, तो जुलाई से जून तक मैंने बैंक स्टेटमेंट ली, तो उसमें सारी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। तो सारी ट्रांजैक्शन आने के बाद जो अगला काम मैंने ये किया कि मेरे पास जो बैंक में चीज़ें आई, यानी कि बैंक में जो चीज़ें आई वो क्रेडिट साइड पे, जो पैसे आए वो बैंक में क्रेडिट साइड पे होते हैं, और जो पैसे निकलते हैं, जो इनके पैसे जो हम निकालते हैं वो डेबिट साइड पे होते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक एक ट्रांजैक्शंस को देखा कि अच्छा ये जो मेरी ट्रांजैक्शन थी, ये मेरी सैलरी थी, ये ट्रांजैक्शन मेरे फ़लाँ जगह से पैसे आए थे, ये ट्रांजैक्शन मैंने फ़लाँ जगह पे पैसे पे किए थे। तो यहाँ से मैंने एक एक ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकनसाइल किया। तो यहाँ पे यानी कि मैंने जब रिकनसाइल किया तो रिकनसाइलेशन का तरीका क्या होता है कि मैंने हर एक को एक फ़्लैग दे दिया। फ़्लैग से मुराद क्या है कि मुझे पता था कि ये जो अमाउंट है ये फॉर एग्जाम्पल इस बंदे की सैलरी है, तो मैंने अब फ़्लैग दिया। फ़्लैग में क्या है कि ये सारी चीज़ें जो मेरे स्टेटमेंट में आई हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर फ़िल्टर लगाता हूँ इसके ऊपर सैलरी के ऊपर, तो मेरे सामने अमाउंट आ जाएगी कि ये मेरी सैलरी है, यानी कि जिस बंदे की मैं रिटर्न फाइल करने लगा हूँ ये उसकी सैलरी है। यानी कि एक एक ट्रांजैक्शन को मैंने कैसे लिखा, क्या मुझे पता चला अच्छा ये अमाउंट सैलरी की है, तो मैंने फिर यहाँ पे आके सैलरी लिख दिया। मैंने कहा जी अच्छा ये तो अमाउंट सैलरी की है, तो मैंने सैलरी लिख दी। ये अमाउंट मुझे अच्छा, उसके बाद सेम इसी तरह मैंने यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरे पैटी कैश, अच्छा पैटी कैश क्या चीज़ है? पैटी कैश ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको एक सैलरी भी मिलती है, और कंपनी के काम के लिए, ऑफिशियल टूर के लिए आप कहीं जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा, एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर सेल का कोई बंदा है, सेल पर्सन है, कोई एरिया सेल मैनेजर है, RSM है या NSM है, GM सेल्स है, तो उसको सैलरी भी मिलती है, प्लस उसने पूरे पाकिस्तान में या डिफरेंट जगह पे विज़िट करने होते हैं, तो उसको कंपनी पैसे देती है कि ये पैसे लें और इसके ये आप जाके हमारे बिहाफ पे यानी कि ऑफिशियल विज़िट करें, या आप पहले विज़िट कर लें और बाद में लाके बिल क्लेम कर दें। तो ये जो पैसे होते हैं, ये चूँकि आपका इन्फ्लो नहीं है, ये प्योरली फॉर द सेक ऑफ द कंपनी रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए आपने विज़िट किया, कंपनी ऑफिशियल आपका विज़िट था, तो इसीलिए ये तो आपकी इनकम तो नहीं है। तो इसीलिए आप रिकन्सिलेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने बैंक की पूरे साल की ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को देखें, उनको याद करें, उनके आगे रिकन्साइल करें कि ये क्या थी, ये इनकम थी। अगर फॉर एग्जांपल आप रिकन्साइल नहीं करते और आप क्या करते हैं कि ये पेटी कैश की जो अमाउंट टोटल आ रही है, अगर ये अमाउंट बनती है, एग्जांपल है ये बनती है तकरीबन 1,01,300 रुपया, तो अगर आपने रिकन्साइल नहीं किया और आपने अपने स्टेटमेंट को फाइल किया, तो जब कल को आपकी नोटिस ऑडिट के लिए टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करता है, तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। वो कहेगा कि आपके बैंक में पूरे साल में ये पैसे आए, यानी कि ये मैं नीचे आके देखूँ तो ये पैसे आपके बैंक में 14 लाख रुपए आया, और ये 13 लाख रुपए आपने बैंक से विड्रॉल किया, और क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपका 40,000 है। मुझे इसकी जस्टिफिकेशन दें कि ये 14 लाख रुपए आपने कहाँ डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज़ जो बैंक में आई है उसको आपने डिक्लेयर करना है, क्योंकि उसने जब ऑडिट करना है तो उसने सैलरी सर्टिफिकेट तो लेना है, प्लस उसने आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लेनी है कि आपके बैंक में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने वही काम किया कि मैंने हर ट्रांजेक्शन के आगे आइडेंटिफाइड करके, यानी कि ये सैलरी थी, ये मेरा एक्सपेंस था, ये पेटी कैश थे, वो मैंने सारे के सारे लिख लिए। तो ये करने के बाद मेरे सामने जो समरी बनी, वो समरी क्या बनी ये मैं आपको बाद में शीट शेयर भी करूँगा, तो इसलिए आपने इसी तरह फॉलो करना है। अब ये समरी क्या कह रही है कि मेरे पास सैलरी आई 8,63,000 रुपये की हाउस होल्ड, यानी कि मैंने जो कैश विड्रॉल कराया वो मेरे खर्चे थे 5,28,000 रुपये के, ठीक है। यानी कि ये सिंपली आप ये कह लें कि जो कैश आपने विड्रॉल कराया वो आपके सारे के सारे खर्चे में आ गए। उसके बाद मेरे बैंक चार्जेस ये थे। उसके बाद अब हो सकता है आपने, अब सैलरी इंडिविजुअल्स है, हो सकता है उसने किसी ऐसी जगह पे कोई, जिस तरह नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी से पैसे ले लेते हैं या किसी को पैसे दे के कमेटी वगैरह डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे कमेटी मिल गई या उस बंदे को कमेटी मिल गई है 4,69,560 रुपये की, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सैलरी यानी कि उसने सैलरी की इनकम को यूज़ किया, यानी कि सैलरी में अगर 20,000 रुपये सैलरी थी, 20,000 की कमेटी थी, उसने पैसे दिए, हो सकता है कमेटी 20 हो 30 हो, लेकिन उसकी इसी पीरियड में निकल आई, 2 महीने बाद निकल आई, 3 महीने बाद निकल आई, तो उसने पैसे तो आस्ता आस्ता देने हैं, लेकिन इनफ्लो तो उसका आज हो गया। तो ये आपकी क्या अमाउंट थी, कमेटी थी, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। ये याद रखें कि ये चूँकि टैक्स इसलिए नहीं है, ये आपने इसी इनकम में से अमाउंट दी है, और आस्ता आस्ता आप इसको कम करेंगे, देखेंगे अभी भी हम इसको कैसे करना है। उसके बाद अमाउंट आती है बैंक चार्जेस, फिर आता है कमेटी 2। फॉर एग्जांपल ये तो कमेटी थी आपने रिसीव कर ली, ठीक है, ये कमेटी आप मंथली बेसिस पे
दे रहे हैं और रिसीव कर ले, आपने मंथली बेसिस में दी और आपकी कमेटी निकले। अब कुछ हो सकता है ऐसी हो कि आप कमेटी दे रहे हैं लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की, यानी आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई लेकिन आप दे रहे हैं, जैसे कि ये अमाउंट तो रिसीव होगी लेकिन वो अमाउंट रिसीव नहीं हुई। सेम इसी तरह जो कैश इन हैंड, अब कैश इन हैंड में क्या चीज़ है कि ये चीज़ें आपने मैनेज करनी है। मतलब आपके पास 8,63,000 रुपये आया, ठीक है, उसमें से 5,28,000 रुपये आपने के पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। ये एक्सपेंस ये अभी हम देखते हैं आगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने समरी बनाई। ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है आपको याद ना हो। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड आइटम्स है, तो आपने कभी मतलब आप ATM पे गए, आपने 15,000 निकाल लिया, 20,000 निकाल लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि ये मैंने कहाँ यूज़ किया है। तो इसीलिए ये फिगर्स आपने अप्रोक्सीमेट अपने खर्चों के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे लिखते जाना कि अच्छा यार मेरे इतने खर्चे होंगे, इतने खर्चे होंगे। उसके बाद आने के बाद आपने देखना है कि समरी बनाने का मकसद ये था कि 8,63,780 रुपये तकरीबन मेरी इनकम थी, उसमें से मैंने ये खर्चे किए, ठीक है, उसमें से ये मैंने कमेटी दे दी, ठीक है। तो ये जो अमाउंट थी ये अमाउंट बन गई 6,41,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद 6,41,000 में से ये भी खर्चा मेरा होगा, ये भी खर्चा, बैंक चार्ज भी मेरे पैसे निकल गए। 6,41,000 में से 8,63,000 में से 6,41,000 निकालूँ तो बाकी मेरे पास कैश इन हैंड आता है, ठीक है, यानी कि इनकम कैश बचता है। प्लस अब कैश इन हैंड यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 4,69,000 ये भी शामिल है, ये भी तो मेरे पैसे आए हैं, ये कमेटी के पैसे, इसलिए मेरे पास वो कैश इन हैंड में। सेम केस में पेटी कैश में आ गए कि मुझे इतने पैसे कंपनी की तरफ से मिले थे और इतने मैंने पैसे निकाल लिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट फिगर है, ज़रूरी नहीं कि पूरी अमाउंट हो, ये ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है। यानी कि 1,01,0300 मिला कंपनी की तरफ से, रीइंबर्स हुआ मुझे, और मैंने उसके खर्चे मैंने कितने किए, 1,01,500। ये कम भी अमाउंट हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है ये रेंट के ऊपर आपके पास कुछ कंपनी का पेबल भी हो, जरूरी हो सकता है कि यहाँ पे आपको मैं 90,000 हो खर्चे, तो अभी आप कंपनी ने आपके पैसे आपको दिए हुए लेकिन आपने इनकम नहीं किए, तो वो आपके पास कैश इन हैंड में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैलेंस है मैं अगर रिकंसाइल करूँ तो मेरा ओपनिंग जो बैलेंस था वो आ रहा था 3,535 रुपये, ठीक है, और मेरा क्लोजिंग देखें तो ये मैच है, दोनों चीज़ें मैच है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समरी बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपके बैंक में क्या क्या चीज़ें, यानी कि कोई फिगर हवा में ना रही, आप कहेंगे अच्छा यार इतनी सैलरी होगी होगी, इतने खर्चे हो गए, नहीं, ऐसे नहीं। जब रिटर्न आपने फाइल करनी है तो उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, प्रॉपर वर्किंग करनी है। ये तो चलो आप अपनी रिटर्न फाइल करें, कल को फ़र्ज़ करें आप किसी दूसरे की रिटर्न फाइल करते हैं, कोई अपना कंसल्टेंसी का काम शुरू करते हैं, तो आपको ये एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी जो रिकंसलेशन आपने कैसे करनी है। अच्छा, ये काम कर, ये सिंपल सा तरीका था, आपने अपने बैंक को रिकंसाइल किया, बैंक को रिकंसाइल करने के बाद आपने उसको समरी बना ली कि मेरी सैलरी, अच्छा इसमें अब ये हो सकता है कि इस अमाउंट को आप कम कर दें, तो ये शीट में जस्ट आपने फॉर एग्जांपल ये सैलरी की अमाउंट है, आप ये कहते हैं नहीं सैलरी हाउस होल्ड नहीं है, ये बैंक चार्जेस है, तो यहाँ पे हाउस होल्ड की अमाउंट 5,28,000 थी, तो अगर आप यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं तो ये अमाउंट खुद बहुत चेंज कर देगा, ठीक है, अमाउंट कम या ज़्यादा कर देगा। 28 से उसने 18 कर दिया, ठीक है, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपके खर्चों के मुताबिक आप कितने खर्चे हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि जो 5,28,000 रुपये जो आपने घरेलू आपके खर्चे थे उसका ब्रेकअप क्या है, यानी कि खर्चों का ब्रेकअप क्या है। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा जी रेंट मेरा कोई नहीं है, अगर आपने रेंट पे कोई मकान वगैरह लिया हुआ तो वहाँ पे आप रेंट लिखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो अदर टैक्सेस वगैरह, टूल प्लाजा, ये वो चीज़ें वो मैंने 15,000 रुपये की दी हैं, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स। अगर आपके पास एक्चुअल है तो आप एक्चुअल लिखें, वरना आप अंदाजे के मुताबिक लिख लें। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास गाड़ी है और गाड़ी मेरे का एनुअल जो फ्यूल है ना वो बनता है 96,000 का, तो मेरी जो मंथली फ्यूल बनता है वो तकरीबन 8,000 रुपये का मैं फ्यूल चलाता हूँ। फिर ट्रैवलिंग है मेरी, ट्रैवलिंग में मेरी जो मतलब कि मैं ट्रैवल कर किया है मैंने, उसमें और मंथली बेसिस पे मैंने जो अमाउंट स्पेंड की है वो मैंने तकरीबन 17,000% की, यानी कि फैमिली के जो भी आपके एक्चुअल खर्चे हैं, ये एक्चुअल के खर्चों की बात हो रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, फिर वाटर है, ये सारे खर्चे आपने हेड वाइज लिख दिए, ठीक है। ये टोटल अमाउंट होगी 5,28,000 रुपये। अब ये अमाउंट उस स्टेटमेंट के साथ मैच है, यानी कि ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी स्टेटमेंट और खर्चे आपस में लिंक होने चाहिए। कल को जब उसने आपको ऑडिट के लिए बुलाना है तो उसने स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन करने हैं, तो आप अपने आप को इसी तरह रिटर्न फाइल करें कि उसकी जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप इजीली दे सकें, उस टाइम आपको मेरे साथ करनी पड़े। आप यानी किस तरह फाइल बनाइए, आपकी एक एक्सेल फाइल आपकी पूरी रिटर्न हो, आपने प्रिंट लेने हैं, उनको दिखाना जाके भाई ये मेरे प्रिंट है, ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरे अकाउंट का साल है, यानी कि उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो, कोई ऐसा सोर्स ना हो कि वो आपको बाद में कहें जी आपने रिटर्न गलत फाइल की है। उसके बाद आता है लेस कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेम्बर। एग्जाम्पल है 5,28,000 रुपये के आपके खर्चे हैं, मैं कहता हूँ आप जॉइंट फैमिली में लेते हैं और 60,000 रुपया किसी ने कंट्रीब्यूट कर दिया आपकी फैमिली में से, तो फिर आपके नेट जो खर्चे हैं 4,68,000 रुपये होंगे। इस केस में मैं कहता हूँ कि नहीं है, मेरे खर्चे मैंने खुद बेयर किए, ठीक है। ये करने के बाद आता है वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर तो कोई बंदा पहली बार अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने आज पहली बार टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि जुलाई से
जून तक की जो रिटर्न थी, जुलाई 17 से जून 18 तक की जो रिटर्न थी वो आपने पहली बार फाइल करनी है। तो पहली बार याद रखें कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, जो जो आपके नाम पे चीज़ें हैं, जिसमें आपका गोल्ड है, जो भी आपके नाम पे गाड़ी है, प्लॉट है, जो भी आपके चीज़ें हैं वो आपने आज ही डिक्लेयर करनी है, यानी कि ओपनिंग वेल्थ में शो करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जिस बंदे के पास ये कहता है जी मेरे पास 5 लाख का गोल्ड है, 5 लाख यानी कि 50,000 के हिसाब से उसने 10 तोला सोना है, 50,000 उसकी वैल्यू थी, मेरे पास 5 लाख का गोल्ड है और मेरे पास कैश इन हैंड था 1,96,000 रुपये बैंक में मेरे पास पहले, यानी कि मेरी ओपनिंग वेल्थ, यानी कि स्टार्ट में मेरे पास 5 लाख का गोल्ड था, इतना कैश था और मेरे पास टोटल 7 लाख की मेरी वेल्थ थी। ठीक है, मेरे पास यानी कि 7 लाख रुपया था, ये मेरी थी ओपनिंग वेल्थ, यानी कि 30 जून 2017 के ऊपर आपने उसकी ओपनिंग वेल्थ बना ली 7 लाख रुपया। अब आपने रिटर्न कौन सी फाइल करनी है, 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक, क्योंकि टैक्स ईयर की। तो 30 जून 2018 पे जाके आपकी वेल्थ कितनी है, ठीक है, उसके लिए आपने देखना है कि भाई ये जो मेरी ओपनिंग वेल्थ थी क्या मेरे पास गोल्ड है अभी, अगर तो है तो आपने यहाँ पे लिख देना, यानी कि आपकी क्लोजिंग वेल्थ में ऐड है। उसके बाद हो सकता है आपने गाड़ी शाड़ी ले ली हो, अच्छा यानी कि जो कोई आपने गाड़ी ली है ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी आपने एडिशन की है, गाड़ी ले ली है, कोई प्रॉपर्टी ले ली है, कोई शेयर परचेज कर ली है, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई भी चीज़ आपने की है, किसी को पैसे दिए, तो वो आपने जो आपके नाम पे एसेट आया, यानी कि आपने शेयर परचेज किए हैं, तो अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मैंने गाड़ी परचेज, यानी कि कॉन्सेप्ट ये मेरे ज़हन में ये रखना है कि हर वो चीज़ जो आपकी एसेट है, जो आपने एसेट में परचेज किया, फर्स्ट करें मैंने लैपटॉप परचेज किया तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख सकता हूँ कि 50,000 का मेरा लैपटॉप है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास गाड़ी आई जिसकी वैल्यू थी 5,50,000 रुपया। अच्छा, ये तो थी वेल्थ ड्यूरिंग द ईयर की, ठीक है, यानी कि 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं। अब जो ड्यूरिंग द ईयर वेल्थ है वो कैसे आई है, वो हम आएंगे वेल्थ रिकन्सिलेशन के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वेल्थ रिकन्सिलेशन में 30/6/2018, उसके बाद उसकी कैश फ्लो, यानी कि कैश कितना आया और कितनी मेरी वेल्थ बढ़ी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ओपनिंग कैश यानी कि 30 जुलाई 2017 को मेरे पास ओपनिंग कैश कितना था, ये ओपनिंग वेल्थ में से आ गया, यहाँ से अमाउंट आ गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिंक लगाया और यहाँ अमाउंट यानी कि 2 लाख रुपये का मेरे पास ओपनिंग कैश था, ठीक है। उसके बाद आता है इनफ्लो मेरा कहाँ से आया, इनफ्लो मेरा कहाँ से आया कि अमाउंट मेरी बनती है 8,75,404 रुपये, ठीक है। अब जो अमाउंट बैंक में आई है, यानी कि बैंक में अमाउंट आई है 8,63,780 रुपये तकरीबन। अब ये अमाउंट जब बैंक में आई है तो फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी 1 लाख रुपया, तो जो आपकी कंपनी है उसने क्या किया होगा, टैक्स कैलकुलेट किया, उसमें से डिडक्ट किया और हो सकता है आपको 95,000 दिया हो। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में तो 1 लाख की ग्रॉस सैलरी नहीं आई, बैंक में तो नेट सैलरी आई है, जिसमें EOBI की डिडक्शन भी हो सकती है, कोई फाइन भी हो सकता है, और भी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ जो बैंक में सैलरी आती है वो आपकी नेट सैलरी आती है और विदाउट टैक्स आती है। वाइस वर्सा हो सकता है आपकी 1 लाख सैलरी और आपकी कंपनी आपका टैक्स नहीं काटती तो वो आपको पूरी अमाउंट आएगी, ठीक है। इस केस में आपने अपनी कंपनी को लिखना है, एक ईमेल करनी है या लेटर देना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक जो आपने मेरी ट्रांजैक्शन यानी कि सैलरी के ऊपर टैक्स विदहेल्ड किया है मुझे उसका चलान दें। फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको जो चलान दिया उसके ऊपर जो अमाउंट मेंशन थी वो ये कंपनी ये कहती है कि जी आपकी जो अमाउंट थी वो 19,000 रुपये मैंने टैक्स 10,665 रुपये, यानी कि फॉर एग्जांपल है सिर्फ ये कंपनी ये कहती है कि मैंने 10,665 रुपये, ये वो एक्चुअल अमाउंट बताएगी, ये भी मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल अमाउंट के 10,065 रुपये मैंने आपकी सैलरी में से विदहेल्ड किए हुए हैं, प्लस ये EOBI 1560 क्या चीज़ है कि आपको पता है कि हर महीने आपकी सैलरी में से 130 रुपये विदहेल्ड होते हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो 1560 रुपये आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैलरी नेट सैलरी है इसमें 10,065 प्लस 1560 प्लस आप ये अमाउंट करेंगे तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी 8,75,404 रुपये, ये अमाउंट आ गई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर सैलरी आपकी गवर्नमेंट यानी कि कंपनी आपकी जो सैलरी पे कर रही है, जो जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं वो टैक्स विदहेल्ड कर रही है तो फिर आपने टैक्स ऐड करना है। अगर वो विदहेल्ड नहीं कर रही तो फिर आपकी ग्रॉस अमाउंट ही सैलरी है, यानी कि आपको यानी कि जो जितनी अमाउंट 1 लाख की अगर सैलरी थी तो 1 लाख पूरे का पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आते हैं वेल्थ के ऊपर। अब ये अमाउंट आपने ले ली सैलरी की 8 लाख, यानी कि आपकी ग्रॉस सैलरी इनफ्लो आपका कितना हुआ 8,75,404 रुपये का, उसमें से टैक्स और वो EOBI निकला, वो नीचे देखते हैं जब आउटफ्लो पे हम आएंगे। उसके बाद आते हैं पेटी कैश की, आपके पास इनफ्लो तो आया यानी कि आपके अकाउंट में पैसे तो आए, इनफ्लो कितनी अमाउंट आई 1,03,003 रुपये की, यानी कि हर वो चीज़ जो मैं यहाँ रिटर्न पे शो कर रहा हूँ उसका सोर्स क्या है बैंक स्टेटमेंट, ये देखिए बैंक से आ रहा है, लिंक लगे हुए हैं सारे।
उसके बाद आता है रिसीव अगेंस्ट कमेटी। तो ये अमाउंट आपने कहाँ से रिसीव की, ये अमाउंट कमेटी से आ गई, ठीक है। ये अमाउंट होगी, अब टोटल जो इनफ्लो हो गया वो कितना हो गया, 14,26,264 रुपये, यानी कि ये मेरी बैंक की साइड के साथ मैच हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस आया, वो किस चीज़ का डिफरेंस आया, यहाँ पे आ रहा है 14,34 और वहाँ पे आ रहा है 14,46। वो किस चीज़ का है, क्योंकि बैंक में जो सैलरी आई है वो नेट आई है और मैंने यहाँ पे जो सैलरी की है वो ग्रॉस की है, यानी कि बैंक में जो सैलरी होगी वो 8,69,000 रुपये की थी, 8,63,000 रुपये की थी। मैंने यहाँ पे वो टैक्स ऐड किया क्योंकि मेरा इनफ्लो था। अब मैं आता हूँ नीचे, ठीक है। नीचे मैं आया तो मैंने कहा जी पर्सनल एक्सपेंस मेरा, अच्छा ये जो वेल्थ रिकन्सिलेशन है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका मकसद क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इनफ्लो जितनी चीज़ें आई, जितना पैसा आया और जितनी चीज़ें निकली इन द फॉर्म ऑफ, जो चीज़ें निकली हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, कोई भी कुछ भी हो सकता है। किसी को आपने पैसे लोन पे दिए हैं, बोरो किए हैं, गिफ्ट दिया, जो भी चीज़ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, यानी कि जो ड्यूरिंग द ईयर आपका इनफ्लो हुआ और ड्यूरिंग द ईयर जो आउटफ्लो हुआ वो उसको आप बोलते हैं वेल्थ रिकन्सिलेशन। आता जी पर्सनल एक्सपेंसेस एज पर नेक्स्ट डी। तो ये मैंने कहाँ से उठाई, इसकी डिटेल क्या है, ये अमाउंट आ गई, यानी कि 5,28,000, यानी कि मेरा 14,46,000 इनफ्लो था, उसमें से 5,28,000 मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस थे। अब ये अमाउंट वो होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 10,065 जो मैंने वहाँ पे भी यहाँ पे ऐड कर दी थी, यानी कि बैंक में 8,63 था जो ये सैलरी आई, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड करके अमाउंट, क्योंकि मेरा इनफ्लो तो टोटल अमाउंट थी और मैंने टोटल इनफ्लो दिखाया और यहाँ पे आके उसका आउटफ्लो दिखा दिया, कौन सा, वो टैक्स वाला। उसके बाद देखिए 1560 भी दिखा दिया, बैंक चार्जेस आ गए जो बैंक ने डिडक्ट किए हुए। अब आ गया 1,01,300, यानी कि मेरी अकाउंट में 1,03,300 आया और ये मैंने रीइंबर्स कर लिया, यानी कि ये भी नील हो गया। इसका मतलब आपकी वेल्थ के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। फिर आपने इस अमाउंट में से, यानी कि आपके पास ओपनिंग जो कैश मिला के ड्यूरिंग द ईयर इन्फो मिला के आपके पास 1.6 मिलियन था, उसमें से आपने ये गाड़ी परचेज कर ली 5,50,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद आपने कमेटी दी 2,05,000 रुपये। अब 2,05,000 की कमेटी कैसे दी, ये अगर इसकी एग्जांपल है कि मंथली आप कमेटी दे रहे हैं 20,500 रुपया, मल्टीप्लाई किया आपने 10 के साथ, ठीक है। अब ये अमाउंट कैसे है कि ये जो अमाउंट थी इसको अगर डिवाइड करें 20,500, ठीक है, तो 23 कमेटियाँ बनती हैं आपकी, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो कमेटी है, ये मेरे पास जो कमेटियाँ बाकी बच रही हैं, यानी कि 10 कमेटियाँ, यानी कि 10 कमेटियाँ मैंने दे दी हैं, ठीक है, 10 कमेटियाँ दी हैं, उसके अगेंस्ट मुझे पैसे ये मिल गए 4,69,560 रुपये। अब अगर ऊपर देखें तो मैंने इनफ्लो ये शो किया है, ठीक है, इनफ्लो मैंने क्या शो किया, ये वाला, और मेरा आउटफ्लो क्या है, वो ये वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2,64,560 रुपये मेरे पास कैश आया है। वो किसके अगेंस्ट है, कमेटी के अगेंस्ट है, ठीक है, वो मेरी कमेटी है। तो मैंने कहा जी वो मेरी जो अमाउंट है वो मुझे कमेटी के फॉर्म में मिली 2,64,560 रुपये। उसमें से मेरा आउटफ्लो ये होगा, यानी कि 6,69,560 रुपये मुझे रिसीव हुए, 2,05,000 मैंने पे कर दिए। तो बाकी मेरे पास अभी इनफ्लो है, वो भी मैंने पैसे देने हैं, तो अगले साल मैं पे करता रहूँगा। तो अगले साल क्या होगा, जाके वो यहाँ पे मेरा आउटफ्लो हो जाएगा सेम अमाउंट का, तो मेरा नील हो जाएगा, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली कमेटी का मकसद क्या है कि 4,69,560 रुपये आज आपको मिल गए, लेकिन आपने ग्रेजुअली हर महीने पे करने हैं, तो अगले साल जाके अमाउंट नील हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब ये कमेटी जो दूसरी कमेटी मैंने पे की है, ये दूसरी कमेटी की अमाउंट आ गई, ठीक है। ये अमाउंट मैंने यहाँ मेंशन कर दी कि भाई दूसरी कमेटी की अमाउंट ये वाली है। अब ये सब कुछ करने के बाद ये क्या बता रहा है कि 1.6 मिलियन का मेरे पास इनफ्लो था, यानी कि ओपनिंग कैश और ड्यूरिंग द ईयर मिला के वो 2 लाख ये था और 1.4 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर था, और मैंने खर्चे कितने किए, 1.4 मिलियन के। तो मेरे पास नेट बैलेंस कितना बचा, 1,63,000 रुपया। अब 1,63,000 का क्या ब्रेकअप है कि मेरे पास बैंक में क्लोजिंग बैलेंस है ये वाला 40,000 रुपया, ठीक है, एज पास 30 जून के ऊपर। तो बाकी जितना भी मेरे पास बैलेंस है एक साथ वो 1,23,000 रुपया क्या है, कैश इन हैंड है, यानी कि उसका ब्रेकअप आ गया, ठीक है। ये तो आ गया इनफ्लो। अब मैंने करना है वेल्थ रिकंसाइल, ठीक है। वेल्थ रिकंसाइल में रिकंसलेशन में किस तरह हो गया कि जो इनफ्लो है वो भी आपका इनफ्लो है, यानी कि इनफ्लो वेल्थ में आया, पेटी कैश आया, कमेटी आपको रिसीव हुई, सेम अमाउंट आ गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से माइनस की, यानी कि इन रिकंसलेशन से मुराद ये है कि ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द ईयर जो इंकर हुई हैं। अब ये गाड़ी जो है मैंने परचेज़ की है लेकिन मैंने सेल नहीं की, ये मेरी इनफ्लो नहीं है, ये तो मेरा आउटफ्लो है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये मेरी क्लोजिंग वेल्थ में शामिल है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपने रिकंसलेशन में हमेशा याद रखना है कि रिकंसलेशन के अंदर जो मेरी क्लोजिंग वेल्थ में चीज़ है, यानी कि गाड़ी 5,50,000 की सेल नहीं हुई तो मैं उसको वेल्थ रिकंसलेशन यानी कि यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, वो तो मेरे पास इन हैंड है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मेरी क्लोजिंग वेल्थ में से माइनस हो जाएगी।
तो वो तो मेरी वेल्थ है, यानी कि उसमें वेल्थ रिकन्सिलेशन से मुराद यही कि ड्यूरिंग द ईयर जो मूवमेंट हुई उसमें से आपने कितनी चीज़ें रखी और कितनी चीज़ें कितना इनफ्लो हुआ और कितना आपका आउटफ्लो हुआ। तो ये सारी चीज़ें मेरी, ये मेरा इनफ्लो हुआ और ये मेरा आउटफ्लो था 9,32,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कितना था 1.4, लेकिन इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कौन सा है, 5,50,000 रुपया। 5,50,000 रुपया मेरी क्लोजिंग वेल्थ में शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर मैं, अच्छा अब ये हुआ क्या कि 14 लाख का इनफ्लो था, मेरा जो आउटफ्लो हुआ 5,13,000 रुपया, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिससे मेरी वेल्थ निकल गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। इससे मेरी वेल्थ बढ़ी है, इससे मेरी वेल्थ कम नहीं हुई, क्योंकि मैंने क्या किया है कि 5,50,000 की गाड़ी ले ली है, मेरी नाम पे एसेट है, मेरी वेल्थ कम नहीं हुई। असल में रिकन्सिलेशन का मकसद ये है कि मेरे इनफ्लो में से कितनी अमाउंट ऐसी है जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने कंज्यूम कर दी, यानी कि वो रेवेन्यू नेचर की थी, एक्सपेंस थे मेरे, वो मेरी एसेट का पार्ट नहीं था। एक्सपेंस और एसेट की डेफिनेशन में यही चीज़ें हैं कि अगर जो कैपिटल नेचर की चीज़ है उसको हम लेके जाएंगे एसेट में, जो कि मेरा मोर देन 1 ईयर यूज़ होना है, और जो एक्सपेंस है वो मेरा किस में जाएगा, रेवेन्यू नेचर है, वो मंथली है। तो ये पर्सनल एक्सपेंस से सारे के सारे जो कमेटी की अमाउंट थी, ये जितनी सारी पर्सनल एक्सपेंस जो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो गए, इसका मतलब क्या होगा, 1.4 मिलियन में से 9,32,000 के खर्चे थे जो मेरे एसेट का पार्ट नहीं थे, ये एसेट नहीं था, वो मेरे रूटीन के खर्चे थे। बाकी मेरा जो एसेट था 5,13,000 रुपये का था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5,13,000 से मेरी वेल्थ बढ़ गई। अब बाकी ओपनिंग वेल्थ मेरी पिछले साल कितनी थी, 7 लाख रुपया। क्लोजिंग वेल्थ मेरी कितनी होगी, 1.2 मिलियन। तो मेरी नेट वेल्थ कितने से इंक्रीज़ हुई, 5,13,000 रुपया। अब मैं आता हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है, 12, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये भी एक चीज़ है कि भाई 12 लाख में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो वेल्थ रिकन्सिलेशन के अंदर आप जाएँ तो ये देखें, इसमें क्या शो कर रहा है कि 5 लाख आपके पास गोल्ड है, 5,50,000 की गाड़ी है, और ये आपके पास कैश है, तो ये आपकी वेल्थ शो कर, यानी कि 1.2 मिलियन के अंदर आपकी ये चीज़ें शामिल हैं। अगर आप यहाँ पे चीज़ें ठीक रिफ्लेक्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी यहाँ पे शो नहीं करता और कल को मैं गाड़ी सेल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इनफ्लो दिखा देता हूँ, जहाँ पे जैसे पेटी कैश का दिखाया, यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि इनफ्लो या कैश रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ व्हीकल। अगर मैंने गाड़ी शो ही नहीं की अपनी रिटर्न में, तो मैं सेल कैसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसी वजह से हर वो चीज़ जो आपके नाम पे है वो आपने डिक्लेयर करनी है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो आपकी ब्लैक मनी है, ब्लैक एसेट है, यानी कि कल को जब कैश आएगा वो भी आप रिटर्न में नहीं दिखा सकते। जब रिटर्न में दिखाएंगे तो आपसे पूछेगा ये कैश कहाँ से आया, तो आप क्या उनको बताएंगे, मैंने गाड़ी सेल की। वो कहेगा गाड़ी कहाँ से आई, किधर आपने शो की हुई, तो वो तो आपकी थी नहीं। तो इसी वजह से ये इशू आएगा, इसलिए आपने हर वो एसेट जो आपके नाम पे है वो आपने डिक्लेयर करना है। ये सब काम करने के बाद, यानी कि सबसे पहले बैंक रिकन्साइल किया, पर्सनल एक्सपेंस बनाए, वेल्थ स्टेटमेंट बनाई, उसके बाद वेल्थ रिकन्सिलेशन, फिर हम आते हैं कंपटीशन के ऊपर कि अब हम आए हैं कि जनाब हमने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपकी बेसिक सैलरी आ गई, मेडिकल अलाउंस, मैंने आपको सैलरी के सेक्शन में पढ़ाया था कि ये जो 8,75,404 है ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई इसके ऊपर, यानी कि बेसिक सैलरी कॉन्सेप्ट उसने यूज़ किया है, बेसिक सैलरी का 10% मैं आपको एग्जम्प्ट करती हूँ। तो ये मैंने एग्जम्पशन ले ली। अब मैंने टैक्स को लगाना है, किस अमाउंट के ऊपर लगाना है, 7,95,822 के ऊपर मैंने टैक्स लगाना है। ये मेरी टैक्सीबल इनकम है। तो मैंने क्या किया, स्लैब रेट में गया, मैंने देखा कि मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मैं 7,92,000 कहाँ पे आ रहा हूँ, इस स्लैब के अंदर। तो इस स्लैब में फ़िक्स रेट कितना है, 14,500 रुपया, और 14 लाख मेरा डिफरेंस कितना, यानी कि 14 लाख तक कितना परसेंट है, 10%। तो मैंने क्या किया, ये इस अमाउंट में से 7,50,000 को माइनस किया, तो बाकी जो अमाउंट है इसके ऊपर 10% लिया। तो मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी थी, ये मैंने आपको सेक्शन 149 में सिखाया हुआ है, तो मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी बनी वो 19,082 रुपये बने। तो यानी मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख दी। उसके बाद मैंने टैक्स कितना डिडक्ट हो चुका है वो मैंने यहाँ पे हमने लिखा था, याद है आपको जब ग्रॉसअप किया था, तो ये 10,065 रुपये मेरा टैक्स विदहेल्ड हो चुका है, यानी कि टैक्स एट द टाइम ऑफ सैलरी मेरा डिडक्ट हो चुका है। उसके बाद आता है कि हो सकता है आपने टेलीफोन जो फ़ोन लिया हुआ है उसके ऊपर भी आपने टैक्स दिया हो, तो आपने अपने जो भी आपके पास PTCL नंबर है या जोंग का नंबर है, किसी भी टेलीकम्युनिकेशन का नंबर है, आपने उसकी हेल्पलाइन पे जाके उनसे बात करनी है कि मुझे जुलाई से जून तक मेरे नाम पे जो आपने टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है एडवांस टैक्स, उसका सर्टिफिकेट दे दें। वो आपको ईमेल कर देंगे, उस ईमेल में जो अमाउंट मेंशन होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। टेक्निकली इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं ये आपका एडवांस टैक्स है, यानी कि आपकी 19,000 की लाइबिलिटी थी,
उसमें से 10,000 रुपया एट सोर्स यानी कि एट द टाइम ऑफ सैलरी डिडक्ट हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 2640 रुपये आपने टेलीफोन के ऊपर दिए हुए हैं, और ये कैश विड्रॉल के ऊपर यानी कि बैंक में से जब आप 50,000 से ऊपर अमाउंट एक दिन में निकालते हैं तो बैंक आपसे टैक्स लेता है, ये वो अमाउंट है टैक्स की आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 13,041 तो ऑलरेडी पे कर दिए हैं। आपकी लाइबिलिटी कितनी है 19,082 रुपये, और आपने 13,041 ऑलरेडी पे कर दिए, तो बैलेंस जो अमाउंट होगी वो आप गवर्नमेंट को आप पे कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई। जो हम पढ़ते रहे हैं कि जी जो आप एम्प्लॉई का टैक्स विदहेल्ड होता है तो वो एडजस्ट कैसे करना है, वो यहाँ पे आके हमने एडजस्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की इस क्लास में हमने सीखा कि बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले रिकनसाइल करनी है, उसके बाद पर्सनल खर्चे बनाने हैं जो कि एज पर बैंक स्टेटमेंट है, फिर वेल्थ बनानी है। अगर किसी की ओपनिंग वेल्थ है, पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसने सारी चीज़ें अपनी ओपनिंग वेल्थ में डालनी है। अगर वो दूसरी बार रिटर्न फाइल कर रहा है या मोर देन 1 ईयर उसकी अगले साल की रिटर्न आ रही है, तो ये क्या होगा, अगले साल जाके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 2018 कर दूँगा और ये सारी की सारी अमाउंट पेश करके उधर कर दूँगा। यानी कि यहाँ पे अगर 7 लाख आ रहा है तो अमाउंट क्या आ जाएगी 12 लाख। यानी कि ये हर साल वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, यानी कि अगले साल के लिए पिछले साल का ओपनिंग बन जाएगा, पिछले साल की जो क्लोजिंग होगी अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड अमाउंट हो जाएगी। सीधी सीधी चीज़ें हैं, अगले साल की ओपनिंग बनती जाएंगी। ये करने के बाद आपने रिकनसाइल करना है वेल्थ रिकनसाइल में इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस आपने बताना है कि इनफ्लो ये हुआ, आउटफ्लो ये हुआ, फिर रिकनसाइल करना है। रिकनसिलेशन में वेल्थ रिकनसिलेशन के कॉलम में हमेशा याद रखना है हर वो चीज़ जो ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हुई है उसको आपने माइनस करना है, यानी कि जिसकी वजह से आपकी वेल्थ कम हुई है, खर्चों की वजह से आपकी वेल्थ कम हुई है, गाड़ी की वजह से आपकी वेल्थ कम नहीं हुई। आउटफ्लो तो आपको है गाड़ी पे, लेकिन वो आपकी वेल्थ को कम नहीं कर रहा, वो आपकी वेल्थ को उसने वही रखा है। जैसे 5,50,000 की अगर आपने गाड़ी दी है तो उसने आउटफ्लो तो किया, लेकिन वो आपकी वेल्थ इंक्रीज नहीं कर रहा क्योंकि 5,50,000 का आपके नाम पे एसेट आ गया। तो ये जो ड्यूरिंग द ये जो एंड पे जाके सारी चीज़ें आपने लिखी, तो यहाँ पे ये फार्मूले में दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए। जीरो कैसे है, ये देखें, ये अमाउंट और दोनों का जो डिफरेंस है जीरो है, यानी कि 5,13,000 से ये वेल्थ ये वाली बड़ी है, उसकी रिकन्सिलेशन क्या है वो ये वाली है कि इन चीज़ों की वजह से मेरी वेल्थ में डिफरेंस है और 5,13,000 से बड़ी है। तो ये सारी डिटेल है। उसके बाद 1,63,000 जो टोटल बैलेंस उसकी ये डिटेल आ गई। ये काम करने के बाद आपने कंपटीशन की पे आना है। कंपटीशन में आपने ये टैक्स यहाँ पे लिखा, मेडिकल अलाउंस की एग्जम्पशन ली, जो टैक्स विदहेल्ड हुआ था सैलरी के ऊपर, टेलीफोन जो भी, इसके अलावा विदहेल्ड कैश विदड्रॉल के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन एंड गैदरिंग के, जब आपकी एक शादी होती है या किसी मैरिज हॉल में आप इवेंट करते हैं तो वो आपसे 5% एडवांस टैक्स लेते हैं। हर वो टैक्स जो ड्यूरिंग द ईयर आपने एडवांस टैक्स दिया हुआ, सेल टैक्स की बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स दिया हुआ है किसी भी स्टेज में, उसका आपने सर्टिफिकेट लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी कोई ट्रांजेक्शन करनी है, अगर आपको पता है कि इसके ऊपर टैक्स है तो आपने उससे सर्टिफिकेट लेना है, चालान लेना है, ताकि आप साल के एंड पे जाके यहाँ पे एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन किया और उसको मैंने 6,000 रुपये टैक्स दिया था, लेकिन मुझे याद नहीं था, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, तो अगर वो अमाउंट होती तो मैंने यहाँ पे 6,000 लिख देना था, जिसके उसके बाद मेरा टैक्स कितना बना था, सिर्फ 41 रुपये पे बिल। तो मुझे चूँकि किसी ने बताया नहीं, ना मुझे अवेयरनेस थी, तो अब मेरी अमाउंट कितनी बन रही है, 6,041 रुपये। तो हमेशा याद रखें, पहले जब भी कोई काम करें तो अगर आपको पता है या टैक्स की नॉलेज है तो आपको पता है कि भाई ये एडवांस टैक्स है, तो उसको अपना एनटीएन या सीएनसी नंबर दें कि मेरे इस नाम पे टैक्स जमा कराएं और साल के एंड पे जाके या मंथ के एंड पे जाके मैं आपसे सर्टिफिकेट लूँगा। आज की इस क्लास में हमने ये चीज़ें लर्न जो की हैं ये, अच्छा इसमें हमने ये जो फॉर्म है ये हम फिल करें। अच्छा अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमने रिटर्न ऑनलाइन फाइल कैसे करनी है। आज की क्लास में जो हमने देखा कि हमने बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल किया, पर्सनल खर्चे बनाए, वेल्थ स्टेटमेंट बनाई, वेल्थ रिकन्सिलेशन बनाई और एनुअल कंप्यूटेशन की। अगली क्लास में जो भी हमने रिटर्न यहाँ पे डिस्कस की है इसको हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जानी है। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो आप मुझे जो ऐड के स्टार्ट में नंबर मेंशन था वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर प्रॉपर क्लासेस, जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपर कवर होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस की है सारी सेक्शन वाइज उसमें चीज़ें कवर होंगी। टोटल 20 क्लासेस हैं जिसमें 30 से 40 मिनट्स की क्लास है और किसी भी टाइम उसको आप ले सकते हैं, सारी की सारी ऑनलाइन क्लासें हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि जो रिटर्न आज हमने डिस्कस की एक्सेल में बनाई, उसकी सारी रिकन्सिलेशन की, इसको हमने FBR के अंदर अपलोड करके सबमिट कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।